Hello friends, let's continue chapter number 2nd, and this is the 6th part. Today we will discuss about the consequences of shock therapy. Consequences means result. तो जो शॉक थेरेपी थी उसके रिजल्ट्स क्या रहे, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे फ्रेम करेंगे, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अब इसी क्वेश्चन का अब हम आंसर देखेंगे इस पूरे टॉपिक में। जो शॉक थेरेपी थी वो 1990s में स्टार्ट हुई थी और वहीं पे ये वाइंड अप भी हो गई थी, लेकिन इससे जो प्रोडक्शन था मास कंजप्शन का, इसका पर्टिकुलर कोई आंसर नहीं मिला। जनरली क्या हुआ था कि इकोनॉमीज जो थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने की वजह से ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है इट मीन्स आपको सारे फील्ड्स में प्रॉब्लम आने वाली है। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस निकल के आने वाले थे। स्पेशली इकोनॉमी बैकवर्डनेस जो थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से और भी सारी चीज़ें लिंक होती गई। वो कैसे हुई वो ही हम आज समझेंगे। तो पहला आपको यहाँ पॉइंट बताया गया है कि रशिया जो है इसमें लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री जो थी, मतलब जो अब तक गवर्नमेंट के हाथ में थी जो इंडस्ट्रीज, कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूप से गवर्नमेंट हैंडल की हुई थी। कोई भी चीज़ प्राइवेट तो थी ही नहीं उस टाइम, वो सारी की सारी कोलैप्स हो गई, मतलब फिनिश हो गई। तो पहला रिजल्ट रहा कि रशिया में बड़ी इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के हाथ में थी वो पूरी तरीके से फिनिश हो गई। ओके, नेक्स्ट आपको बता रखा है इसमें अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट फॉर द सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अब सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि जितनी भी कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, अब उनका सेल लगाया गया। मार्केट में जाते हैं ना, सेल का बोर्ड लगा होता है, तो यहाँ पे भी सेल का क्या किया गया, ऑक्शन किया गया। ऑक्शन में क्या हुआ, अब जो गवर्नमेंट के हाथ में 90% इंडस्ट्रीज थी अब वो प्राइवेट के हाथ में जाएंगी। सेल है, जो जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उतना परचेज कर सकता है। उसके बाद है, यहाँ तक सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। Restructuring was carried out through market forces and not by government directed industrial policies. It led the virtual disappearance of entire industry. This was called the large garage sale in the history. अब मार्केट में क्या हो रहा था, सारी चीज़ें जो थी वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे नहीं चल रही थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डेवलप हो रही थी और जो गवर्नमेंट के हाथ में जो चीज़ें थी वो बेची जा रही थी। इसे लार्ज गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो लार्ज गले, यहाँ पे आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, व्हाट वाज लार्ज या लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री, और इसका आंसर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेके और हिस्ट्री तक। ओके, आगे है, एज वैल्यूएबल इंडस्ट्री वर अंडर वैल्यूड। अब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी उन्हें बहुत अंडर वैल्यू किया जा रहा था, मतलब बहुत कम दामों पे बेचा जा रहा था। सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस। दो ऑल सिटीजन्स वर गिवन वाउचर्स टू पार्टिसिपेट इन द सेल। गवर्नमेंट ने क्या किया था कि सारे लोगों को, जनता को वाउचर दिए थे कि आइए इस सेल में और जो चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं वो करिए। मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। लेकिन लोगों के पास इतनी सेविंग्स तो थी नहीं, अब उन्हें पैसे चाहिए तो उन्होंने वाउचर्स को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और उसकी जगह पैसा लिया, और जिन्होंने वाउचर्स ख़रीद लिए थे उनके पास एक्स्ट्रा वाउचर्स हो गए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट दे रखा है, अभी ये जो
लार्ज गैराज सेल बढ़ा है, इसको भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हो कॉन्सिक्वेंसेज में, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो और सिंपल एक लाइन में आंसर लिख सकते हो, इंडस्ट्री सोल्ड अवे इन अंडर थ्रू अवे प्राइजेस। ओके, एक लाइन लिख के आप इसको वाइंड अप कर सकते हो। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ द रेबल। रेबल क्या है? रशिया की करेंसी है, वो अचानक से ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो गई, उनकी वैल्यू कम हो गई। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट देयर ऑल सेविंग्स। अब महंगाई इतनी बढ़ रही थी कि लोगों की सेविंग्स दिन ब दिन कम होती जा रही थी। नेक्स्ट है द कलेक्टिव फार्म सिस्टम disintegrated, leaving people without food security, and the Russia started to import food. अब कलेक्टिव फार्म सिस्टम ख़त्म होता जा रहा था। अब जिन्होंने ख़रीदा वो अचानक से तो कल्टीवेशन शुरू करेंगे नहीं, इसलिए फूड की शॉर्टेज आई और रशिया को फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो वॉट वॉज इन 1989। जो रशिया की जीडीपी थी वो काफ़ी कम हो गई। ओके, वो इतनी हो गई जितनी कि 1989 में भी नहीं थी, उससे भी ज़्यादा कम हो गई। ओके, इसको डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, जीडीपी वेंट डाउन। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। ट्रेडिंग सिस्टम जो था पहले चल रहा था वो अचानक से ख़त्म हो गया और उसका अल्टरनेटिव कुछ था ही नहीं। मतलब आप व्यापार नहीं कर रहे हो, बाहर की करेंसी आपकी मार्केट में नहीं आ रही, तो इकोनॉमी तो नीचे जाना वाजिब है, जीडीपी तो नीचे आएगी ही। ओके, नेक्स्ट है द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय। पुराने टाइम में जो यूएसएसआर की पॉलिसी थी उसमें वो क्या करते थे, बहुत सारी सब्सिडी देते थे जो गरीब लोग थे उन लोग को, लेकिन अब वो सब कुछ अचानक से बंद हो गया। तो गवर्नमेंट ने सारी सब्सिडीज़ जो थी वो बहुत वापस ली, तो बहुत सारे लोग अचानक से पॉवर्टी लाइन में चले गए, क्योंकि उन लोगों के पास जो सेविंग थी, अब तक गवर्नमेंट जैसे अभी फ्री में बिजली दे रही है, अब लोगों को फ्री में बिजली इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए और अचानक से ये सब्सिडी वापस ले ली जाए, तो बहुत बड़ा अमाउंट क्या करेगी पीपल जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा लोगों को अपना बिजली का बिल देने में। सेम जैसे राशनिंग सिस्टम है, राशन बहुत लोगों को 2 रुपये किलो में मिल रहा है और अचानक से सब्सिडी हटा दी जाए तो जो 2 रुपये किलो अनाज मिल रहा है लोगों को, अब वो 30 रुपये 40 रुपये ख़रीदना पड़ेगा, तो अचानक से आपकी सेविंग ख़त्म हो जाएगी या कम होने लगेगी। यही चीज़ वहाँ पे हो रही थी सब्सिडी हटने की वजह से। जो मिडिल क्लास थी उसको तो सोसाइटी से हटना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर जो थी, पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट है। माफियाज अचानक से आने लगे और वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने लगे। उसके बाद दे रखा है प्राइवेटाइजेशन, ये वाला इरेज करेंगे। उसके बाद है, यहाँ तक करिए अंडरलाइन, प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिसपार्टीज। प्राइवेटाइजेशन जो थी अब नई तरीक़ों की उसमें अंतर आ गया, मतलब जिसके पास पैसा है वो खूब सारा पैसे को मल्टीप्लाई करता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, और जिसके पास पैसा कम था अब उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी हटने की वजह से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब जो था वो गरीब होता जा रहा था। तो रिच और पुअर के बीच की जो गैप थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यहाँ से नेक्स्ट वाली लाइन तक। बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन, अब अमीर और गरीब जो लोग थे उनमें डिफरेंस ज़्यादा होने लगा था। ओके, यहाँ तक कर लीजिएगा। अनलाइक दियर अर्लियर सिस्टम, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन अब क्या हो रहा था, अब अनइक्वल तरीके से, मतलब जो जितना काम कर रहा था उतना उस पर पैसा हो रहा था। देयर वॉज नाउ ग्रेटर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल, और इसलिए अमीर
गरीब, मिडिल क्लास, अलग अलग कैटेगरी समाज में दिखाई देने लगी थी। The construction of democratic institution was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको उतना अटेंशन, इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि अब वो लोग क्या कर रहे थे, सबको अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे थे। पहले तो सबको इक्वली यूज़ किया जा रहा था। इक्वली कैसे यूज़ हो रहा था, क्योंकि बराबर इकोनॉमिक डिफरेंस मिटाने के लिए सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था पैसा। अब ऐसा नहीं हो रहा था, तो लोगों को अब थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी इस सिस्टम की वजह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे ये बोला गया कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत जल्दी में फ्रेम किया गया। ठीक है, अब जल्दबाजी में काम जो करते हैं हम कभी कभी गलत हो जाता है, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। एंड द मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई, विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर दैट रेंडेड इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक। अब इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर हो गई कि जो पार्लियामेंट था उसको प्रेसिडेंट के सामने झुकना पड़ा। ये कह सकते हैं प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर थी और पार्लियामेंट के पास जो मेंबर्स जनता चुन रही थी उनके पास कम पावर थी। इसका एग्जांपल भी आपको दे रखा है। इन द सेंट्रल एशिया एंड द प्रेसिडेंट हैड द ग्रेटर पावर एंड द सेवरल ऑफ देम बिकम द ऑथोक्रेटियन। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में प्रेसिडेंट को इतनी पावर दी गई कि वो बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गए, लोगों को कुछ समझते नहीं थे, अपने हिसाब से रूल रेगुलेशंस बनाने लगे, जैसे कि डिक्टेटरशिप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ टू द पावर ऑफ फर्स्ट 10 years एंड देन एक्सटेंडेड फॉर द अनदर 10 years। जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में प्रेसिडेंट ने पहले अपने आप को 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया और अपने आप ही बिना इलेक्शन किए आने वाले 10 साल के लिए भी कहा कि आने वाले 10 साल में भी हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे। दे अलाउ टू डिसेंट और अपोजिशन, और उनके खिलाफ कोई अपोजिशन भी खड़ा नहीं हो सकता था। जुडिशरी कल्चर एंड द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी येट टू बी इस्टेब्लिश इन द मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़। हालांकि यहाँ जुडिशरी सिस्टम था, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, वहाँ भी था, पर उनको इतनी पावर नहीं दी गई जितनी कि प्रेसिडेंट को दी गई, जो कि गलत साबित हो गया। आगे दे रखा है, मोस्ट ऑफ दीज इकोनॉमीज़, ये जितनी भी इकोनॉमीज़ थी स्पेशली रशिया की, वो 2000 में जाके अपने आप को रिवाइव करना उन्हें शुरू किया, लगभग 10 साल बाद आज़ादी के। और रीज़न क्या था कि इकोनॉमी जो थी उनको स्टार्ट करने के लिए अगर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो आपके पास बेसिक एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे ऑयल है, नेचुरल गैस है, मिनरल्स हैं, तो वो पहले उन्हें इकट्ठे करने पड़े और बाहर से मंगवाने पड़े, और उसकी वजह से उनको टाइम लगा। अब मेनली अर्जमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है वहाँ पे ऑयल और गैस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इनसे मंगवाए जा रहे थे। और भी कंट्रीज़ थी जहाँ से पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, उनको भी फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि इससे क्या है, जैसे इंडिया को म्यांमार से गैस पाइपलाइन लेके आनी है तो हवा में तो लाएगा नहीं, उसे बांग्लादेश होते हुए निकालना पड़ेगा। तो म्यांमार को तो हम पैसा दे रहे हैं क्योंकि हम वहाँ से नेचुरल गैस मंगवा रहे हैं, पर बांग्लादेश को भी हम पैसा देना पड़ेगा हमें, क्यों? क्योंकि पाइपलाइन जो है वो बांग्लादेश की टेरिटरी में से होती हुई निकल रही है। तो इस तरीके से जिससे गैस खरीद रहे हैं उसको भी हम पैसा दे रहे हैं, और जिसकी टेरिटरी में से होते हुए आ रहे हैं उसको भी पैसा दे रहे हैं, तो इंडिया को डबल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही वहाँ पे भी हो रहा था। रशिया को भी ऐसा ही कुछ करना पड़ रहा था कि नेचुरल गैस है, मिनरल्स है, जहाँ से मंगवा रहे हैं वो तो पैसा वहाँ तो हमको देना ही पड़ रहा है, पर जिस रास्ते से आ रहा है वो सामान, उन बीच में आने वाली कंट्रीज़ को भी उसे काफ़ी पैसा देना पड़ा, इसलिए उसे अपने आप को रिवाइव करने में काफ़ी समय लगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और फ्रेम कर लीजिए, वो क्वेश्चन आंसर आपका ख़त्म हो गया। नेम ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, मेजर लिख सकते हैं इसमें, मेजर कंट्री कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपका यही आएगा, अर्जमेनिस्तान से लेके प्रोड्यूसर तक। ओके, दैट्स ऑल।